बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। बेसिकली मैथ को समझने के लिए बेसिक कंसेप्ट जो है उसके ऊपर मबनी ये आज का लेक्चर है। तो इससे पिछली जो वीडियो थी मेरी, जो पिछला लेक्चर था, उसमें मैंने डिफरेंट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, जैसे डिवीज़न है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और डिवीज़न, इसको हमने डिस्कस किया था। उसका एक पूरा एक थीम आपको मैंने दिया था। तो आज उससे थोड़ा सा अपर लेवल की एक चीज़ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें एक मैं आपको ऐसी सिचुएशन बताने लगा हूँ जिसमें मैथ में मुख्तलिफ क्वेश्चन करते हुए अक्सर स्टूडेंट को जो है वो डिफ़िकल्टी या प्रॉब्लम का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो वो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से मैथ के बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट जो है वो गलत कर लेते हैं। तो आज हमने उस प्रॉब्लम की तलाश करनी है कि वो प्रॉब्लम है क्या और फिर उसको हम किस तरह रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक जो ऑपरेशंस हैं जो चार हमने पढ़े हैं, आज हम उसी को लेके एक अहम इशू जो स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है वो है उनका ऑर्डर, उसकी सीक्वेंस, के किस सीक्वेंस में उसको यूज़ किया जाए। यानी जो अहम जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट को कि किस सीक्वेंस के साथ जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, उसको क्वेश्चन में अगर वो सारी चीज़ें एट द सेम टाइम जो है वो मौजूद है, तो फिर किस सीक्वेंस में उनको हम सॉल्व करें तो एक करेक्ट वे में जो है वो हम अपना जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम है उसके सलूशन की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो ये बहुत अहम इशू है जो स्टूडेंट को फेस करना पड़ता है। तो आज आपके लिए मैं एक आसानी इसमें पैदा करूँगा, तो मेरी वीडियो जो पूरी देखें तो एंड तक जो है वो इंशाल्लाह आपकी एक अंडरस्टैंडिंग की लेवल जो है वो मैंने इन्हांस करना है। और एक अहम इशू जो मैथ में आपको बहुत हद तक यूज़फुल होगा आपके लिए, मैथ की जितनी आपकी जनरल वीकनेस है उसको सॉल्व करने में जो है वो काफ़ी ये मददगार जो है वो साबित होगा आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो ऑपरेशन हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे, तो आज हम पढ़ेंगे कि इनको किसी क्वेश्चन में अगर ये मौजूद हैं तो किस सीक्वेंस से आपने इसको जो है वो सॉल्व करना है। यानी वो जो क्वेश्चन है उसमें मुख्तलिफ अगर ये ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो रहे हैं, प्लस भी है, माइनस भी है, सब्ट्रैक्शन भी है या डिवीज़न भी है, तो पहले कौन सा जो ऑपरेशन जो है वो उसको पहले हम सा जो है वो उसके बाद होगा। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक सिचुएशन आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो आपने मुझे इसका जो है वो आंसर बताना है। कैन यू टेल मी विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कि ये मैंने एक ही प्रॉब्लम दो डिफरेंट अंदाज में जो है वो सॉल्व किया हुआ है। 2 + 2 × 5, 2 + 2 × 5, तो सेम प्रॉब्लम है और इसका जो सलूशन है वो मैंने डिफरेंट वे से जो है वो सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो निकाला है। इस स्टेप में मैंने ये किया है कि पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दो चीज़ें आ रही हैं, तो पहले मैंने मल्टीप्लिकेशन जो है उसको अडॉप्ट किया है, मल्टीप्लिकेशन की है, 10 आ जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद एडिशन का स्टेप किया है मैंने। यानी फर्स्ट स्टेप जो है वो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिया है और सेकंड स्टेप जो है वो मैंने एडिशन लिया, तो मेरा आंसर जो है वो 12 आ गया। अब इसी को अगर कोई और स्टूडेंट समझ लें ऐसा कर रहा है, या मैंने ही दो फॉर्म में आपको हल करके दे दिया, सेम वही प्रॉब्लम है, लेकिन अब इसमें यहाँ पे जो मेरी अप्रोच है इसको सॉल्व करने की वो डिफरेंट है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि पहले मैंने एडिशन का प्रोसेस कर रहा हूँ, 2 + 2 4 × 5 वैसे लिख दिया और उसके बाद मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन जो है वो बाद में किया, एडिशन जो है वो पहले की है, और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन पहले किया और एडिशन जो है वो बाद में की है। तो दोनों का जो आंसर है वो सेम जो है वो आंसर इसका आया है। इसका मतलब ये है कि एक ही प्रॉब्लम है लेकिन हमारे पास जो डिफरेंट इसके जो सलूशन है वो निकले हैं। तो अब हमने देखना है कि इसमें से कौन सा जो है हमारा प्रोसीजर जो है वो करेक्ट वे में हमने उसको लिया है और कौन सा जो है इसमें रॉन्ग हमारा आंसर है। तो आपसे क्वेश्चन है, कैन यू टेल मी विच इज़ द करेक्ट। तो क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से जो ट्रू प्रोसीजर कौन सा है और ट्रू आंसर जो है वो कौन सा है। तो इसके बारे में सोचें और मुझे कमेंट्स में ही बता सकते हैं। अब आप लाइव तो नहीं मुझे बता सकते, लेकिन चलें मैं आपको बताता हूँ कि इसका जो है वो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है। जैसा कि मेरी ये कलर स्कीम से ही भी आपको आइडिया हो रहा होगा
इसको मैंने ब्लैक में किया और यूजुअली, और ये अनयूजुअल वे में मैंने इसको रेड कलर में सॉल्व किया है। इट मीन्स इट इज़ रॉन्ग आंसर, और ये हमारा जो है वो ट्रू आंसर है। अब इसमें मैंने इसके वेज या सूरत हाल आपसे डिस्कस की हैं। अब ये जो मेथड है, इस मेथड से मैंने जो सॉल्व किया, ये ट्रू मेथड है, ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट प्रोसीजर है। और ये जो है ये हमारा फॉल्स आंसर है, और ये इनकरेक्ट प्रोसीजर है। यानी यहाँ पे जो हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, तो बेसिकली हमने जो इसका प्रोसीजर या इसकी जो ऑर्डर है या जो इसकी तरतीब है ऑपरेशंस की, उसको हमने चेंज किया है। तो हमारे पास दो मुख्तलिफ जो है वो आंसर आए हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पहले की है, एडिशन हमने बाद में की है, और यहाँ पे हमने एडिशन पहले की है और मल्टीप्लिकेशन बाद में की है। तो ये हमारा जो है वो रॉन्ग आंसर है, और ये हमारा जो है वो ट्रू आंसर है। यानी इसका मतलब ये क्वेश्चन जो है वो इस तर्ज पे जो है वो सिंप्लीफाई होगा। अच्छा, अब मैथ जो है ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूजिंग जो है वो मतलब ये सब्जेक्ट है। तो इसमें अक्सर जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक ही किस्म के जो प्रॉब्लम है तो बाज़ का तो उसके डिफरेंट सोल्यूशन जो है वो निकल रहे होते हैं। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग उसमें स्ट्रॉन्ग किस्म की नहीं है तो यकीनन आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गलत जो वे है, जो गलत रास्ता है वो अपना लेते हैं, तो जिससे वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो इसकी जो लॉजिकल एक मेथड होता है उसी को हम यूज़ करेंगे तो आपका ट्रू आंसर जो है वो आएगा। यानी मैथ जो है वो कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, और उसकी एक एग्जांपल मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है। लेकिन कंफ्यूजिंग सिर्फ इसलिए है कि आपकी मुख्तलिफ कंसेप्ट पे जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, इस वजह से कंफ्यूजिंग जो है वो एक सब्जेक्ट है। अदरवाइज़ अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत हाई है, आपके कंसेप्ट जो है उस पर मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग है, फिर यकीनन आप मैथ में इस तरह की जो सूरत हाल का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, और आप हमेशा ही करेक्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें सेम प्रॉब्लम कि क्वेश्चन दोनों सेम था, और हमें सूरत हाल क्या पेश आई, डिफरेंट आंसर्स के आंसर हमारे पास डिफरेंट आए हैं। यानी यहाँ पे जो एक मैंने सिचुएशन पैदा की आपके लिए कि सेम मैंने आपको प्रॉब्लम दिया और डिफरेंट टाइप से उसको, डिफरेंट स्टाइल से, डिफरेंट टेक्निक से उसको सॉल्व किया है। तो आंसर जो है वो हमारे पास डिफरेंट आए हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वो सेम है, क्वेश्चन सेम है और आंसर जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इस वजह से हुआ कि इसमें जो ऑपरेशन की जो तरतीब है उसके बारे में अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर यकीनन आप इस तरह की सूरत हाल से आपको वास्ता रहेगा। जिन बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल है कि ये ऑपरेशन की तरतीब कैसे होती है, तो वो यकीनन इस तरीके से क्वेश्चन हल करेंगे, और जिनकी ऑपरेशंस के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल इतना नहीं है कि वो जो उसका करेक्ट आर्डर है, जो तरतीब है, उसको नहीं वो अंडरस्टैंड कर पाते, तो यकीनन फिर वो इस तरह की गलतियां करते हैं और फाज आंसर जो है वो निकालते हैं। चलें अब हम दूसरे इसी बात को लेके एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइज किया है, कैन यू फॉलो एनी ऑर्डर ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ योर ओन चॉइस, ऑफ योर ओन चॉइस, कि क्या आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस के हवाले से अपनी कोई चॉइस जो है उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ये है क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस थी कि हमने इस चॉइस को लिया कि मल्टीप्लिकेशन पहले की है, एडिशन पहले की है और मल्टीप्लिकेशन बाद में की है। तो ये हमारी एक चॉइस थी कि हमने कौन सा स्टेप इसमें से पहले करना है। यहाँ पे मैंने और काम किया था, इधर हमने पहले मल्टीप्लिकेशन की थी और बाद में जो है वो एडिशन की थी। यानी ये दो चॉइसेस मैंने ली थी कि मल्टीप्लिकेशन, यानी मेरे दिल में एक बात आई कि पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूँ फिर मैं ऐड कर लूँ, तो मेरे पास एक आंसर ये आया। और फिर यहाँ पे मेरी बात जहन में जो आई या जो मेरा दिल किया कि वो मैं पहले एडिशन कर लूँ फिर मल्टीप्लिकेशन कर लूँ, तो फिर हमारा आंसर ये आया, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे सकते हैं इस एग्जांपल को सामने रखते हुए कि क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है इसकी जो तरतीब है, जो इसका आर्डर है, इसमें हम अपनी चॉइस जो है वो उसको मतलब मलूज़े खातिर रख सकते हैं या मैथ के रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो है वो नो, कि हम अपनी चॉइस, अपनी मर्ज़ी, अपनी डिज़ायर के मुताबिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की जो तरतीब है वो नहीं लगा सकते। तो कभी भी अगर लगा सकते होते तो फिर ये दोनों आंसर सेम आने चाहिए थे।
तो यहाँ पे हमने कुछ और तरतीब से हल किया, यहाँ पे कुछ और तरतीब से हल किया, तो दोनों आंसर जो है वो डिफरेंट आए। इट मीन्स कि इनमें से एक मेथड जो है वो रॉन्ग है। तो अब हमने आस्ता आस्ता चलना है कि कौन सा मेथड जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ तक हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिहाज से हम अपनी मर्ज़ी से कोई तरतीब जो है वो नहीं लगा सकते उसको सॉल्व करने के लिहाज से। तो फिर अगर अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकते तो क्या कोई मैथ में ऐसा रूल है, उस तरफ चलते हैं हम। विच इज़ द रूल इन मैथमेटिक्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। यानी इस क्वेश्चन का आंसर अगर नो में है तो फिर एक क्वेश्चन और यहाँ पे पैदा होता है कि क्या मैथमेटिक्स में कोई ऐसा रूल है जिसको हम फॉलो करके जो ट्रू आंसर की तरफ, ट्रू प्रोसीजर की तरफ जो है वो बढ़ सकें। तो यकीनन ऐसा रूल जो है वो मैथ में है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। दिस रूल इज़ कॉल्ड डमास रूल। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि कौन सा ऐसा रूल है जो मैथमेटिक्स में हम ऑपरेशंस के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो डमास रूल जो है ये एक बेसिक कंसेप्ट है जो ऑपरेशन की एक तरतीब, जो उसका एक लॉजिकल ऑर्डर है, उसको समझने में मदद देगा। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे मैंने एक सिचुएशन क्रिएट की कि आपको एक कन्फ्यूजन में मैंने डाला, तो सेम प्रॉब्लम दे के डिफरेंट आंसर निकाल के दिखाए, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे कोई रूल ऐसा ज़रूर होगा ट्रू आंसर की तरफ जाने के लिए जिसको हम फॉलो करेंगे तो वो आंसर हमारा ट्रू होगा, वो प्रोसीजर जो है हमारा करेक्ट होगा। तो वो रूल कौन सा है? डमास रूल। अब मतलब आपने जो आपकी टेंशन थी, जो परेशानी थी, वो टोटली मैंने यहाँ पे रिमूव कर दी कि ऐसा रूल मौजूद है जिसको अगर हम फॉलो करते हैं तो मैथमेटिक्स में बहुत सारे जो प्रॉब्लम है, जो आपको इससे पहले इश्यूज़ आ रहे थे, उसमें डिफ़िकल्टी आती है आपको उसको सॉल्व करने में। तो आज अगर इस रूल को आप समझ लेते हैं और इसको फिर इसकी एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि कैसे इसको आपने मुख्तलिफ क्वेश्चन में जो है वो यूज़ करना है, तो यकीनन आज के बाद आपका ये प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आपने इस बारे में टेंशन नहीं लेनी। तो इंशाल्लाह मैथ जो है वो आपके लिए आसान हो जाएगा इस बात को समझने के बाद। कीप इन माइंड द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अब बेसिकली ये जो रूल है, अब इसकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्या है और ये हमें किस तरह हेल्प कर सकता है कि ऑर्डर की जो एक सीक्वेंस है, एक उसका ऑपरेशन का जो एक सीक्वेंस है, वो कैसे हम उसको फॉलो कर सकते हैं। सीक्वेंस से मुराद कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा और कौन सा बाद में होगा, उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ये डमास रूल जो है वो बनाया गया है। तो यकीनन आप इस रूल के बाद आपकी ये जो मिसकंसेप्शन है कि कौन सी जो ऑपरेशन है वो पहले यूज़ होना है और कौन सा बाद में होना है, तो आज के बाद ये मसला आपका हल हो जाएगा। तो चलें अब चलते हैं हम। ये रूल जो है वो हमेशा जब आप क्वेश्चन करेंगे तो लेफ़्ट से राइट की तरफ आपने हमेशा जो है वो इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पे DMAS ये क्या चीज़ है? बेसिकली ये एब्रीवेशंस है। तो उन मुख्तलिफ एब्रीवेशन को मिला के जो है ये जो है वो लॉ या रूल जो है वो बनाया गया। अब हमने देखना है कि D का यहाँ पे क्या मतलब है, M का क्या मतलब है, A का क्या मतलब है और S का मतलब क्या है। लेकिन आपने इसको तरतीब को ज़हन में रखना है कि पहले D आएगा, फिर M आएगा, फिर A आएगा, फिर S आएगा। ये तरतीब, ये सीक्वेंस ही आपको हेल्प करेगी ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिहाज से, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो आपको अभी कन्फ्यूजन होगी कि इसका क्या मतलब। अब हम आगे बढ़ते हैं। D फॉर डिवीजन, यानी सबसे पहला जो स्टेप होगा, आपने कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाए उसमें यानी मुख्तलिफ जो ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो रहे हैं, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, डिवीजन भी आ रही है, सारे सिंबल इकट्ठे भी आ रहे हैं, तो फिर भी या इनमें से चंद एक यूज़ हो रहे हैं, तो फिर भी उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसकी जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस या उसके जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो कौन सी होगी, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि पहले स्टेप में आपने क्या करना है। सबसे पहले किसी क्वेश्चन में अगर डिवीजन का साइन मौजूद है तो डिवीजन वाला प्रोसेस आपने पहले करना है, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पहले होती है और एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है वो बाद में होती है। दूसरे नंबर पे जो दूसरा, जब आप डिवीजन वाला पोर्शन उसमें से हल कर लेंगे, अब जैसे ये क्वेश्चन में देखें आपको डिवीजन नज़र आ रही है, ये डिवीजन नज़र आ रही है, मुख्तलिफ साइन इसमें आपको सिंबल जो है वो यूज़ किए हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब इनमें से कौन सा साइन जो है पहले यूज़ करना है,
तो डिवीज़न जो है वो सबसे पहले, अगर डिवीज़न का साइन आपको उसमें मौजूद है, नज़र आ रहा है, तो फिर आप डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो पहले करेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन जो है वो करेंगे, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड स्टेप आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद नेक्स्ट जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दोनों मतलब एट द सेम टाइम भी किए जा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पहले आप एडिशन का जो प्रोसेस है वो करें और एंड में लास्ट में जो है वो आप सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस जो है करेंगे। यानी इसको सीक्वेंस आपने देनी है कि पहले डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप इस सीक्वेंस को जहन में रखेंगे तो फिर कभी भी आपको मैथ में जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा आप ट्रू जो प्रोसीजर है उसकी तरफ जाएंगे। अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो कभी भी आप इस तरफ नहीं जाएंगे, ये रॉन्ग वे में नहीं जाएंगे। आप हमेशा जो इसका करेक्ट और राइट वे है उस तरफ जो है वो आपको लेके जाएगा ये रूल, डमास रूल। यही आप इसको 2-4 दफ़ा आप दोहराएंगे, याद हो जाएगा। तो DMAS, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये मैंने आपको एक टिप दे दी है कि इसको आपने याद कैसे करना है कि कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी बाद में। तो ये रूल आपको हेल्प आउट करेगा इस मामले में। चलें अब हम ये जो हमारा रूल था ऑपरेशन के हवाले से, इसको मैंने डिस्कस कर दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। बड़ा सिंपल सा एक रूल है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि मुख्तलिफ़ क्वेश्चन में, मुख्तलिफ़ सिचुएशन में हम इस रूल को अप्लाई करके कैसे करेक्ट आंसर की तरफ जो है वो जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल आपके लिए लिखी हैं। फर्स्ट एग्जांपल 2 + 5 × 4, ये डॉट का मतलब इनटू, इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं आप, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है 2 + 5 × 4। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइन भी यूज़ कर लेते हैं, ये डॉट जो है इसको भी यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है 20 - 16 / 2, इसी तरह ये 2 + 2 × 2। तो ये मुख्तलिफ जो है मैंने क्वेश्चंस आपको के लिए दिए हैं यहाँ पे। अब बारी बारी मैं इनको सॉल्व करके देता हूँ ताकि आपकी जो है वो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए और ये डमास रूल जो है वो आपको आसानी से जो है वो समझ आ जाए। अब पहला क्वेश्चन है 2 + 5 × 4। अब देखें यहाँ पे दो साइन, पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ते ही देखते ही आपने आइडिया लगाना है कि इसमें कौन से जो ऑपरेशन जो है वो यूज़ किए गए हैं। तो एक तो इसमें एडिशन और दूसरी मल्टीप्लिकेशन, तो दो इसमें ऑपरेशन जो है वो यूज़ किए गए हैं। तो अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले देखें इस रूल के मुताबिक कि कौन सी चीज़ पहले आएगी, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन पहले आती है और ए फॉर एडिशन वो बाद में आती है। यानी इस तरतीब से डिवीज़न वाला इसमें ऑपरेशन मौजूद ही नहीं है, इसलिए वो हम स्किप कर देंगे। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन उसमें आ रही है तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगी और फिर एडिशन उसके बाद आती है यहाँ पे, तो एडिशन वहाँ पे मौजूद है तो वो इसके बाद होगी। इसका मतलब ये है कि पहले डमास रूल के मुताबिक इसका जो करेक्ट वे है, जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या, पहले मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होगा और फिर एडिशन का प्रोसेस होगा। तो अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये आपका गलत कभी भी नहीं होगा। तो 2, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 20 आ जाएगा और फिर 20 + 2 22 आ जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हमने डमास रूल के मुताबिक जो है वो सिंप्लीफाई कर लिया कि इसमें पहले मल्टीप्लिकेशन की हमने और फिर एडिशन की है। तो ये करेक्ट वे में हमने इसको कर लिया और यही इसका करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। 20 - 16 / 2। अब ये सेकंड जो हमारे पास क्वेश्चन है तो इसमें जो ऑपरेशंस यूज़ हुए हैं वो है डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन, दो इसमें ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो रहे हैं। अब हमने देखनी है कि इसका जो सीक्वेंस क्या रखी जाए कि कौन सा जो प्रोसीजर है वो पहले अडॉप्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन पहले करेंगे या डिवीज़न या सब्ट्रैक्शन पहले करेंगे। तो उसको हम इस रूल के मुताबिक देखते हैं। पहले उसमें डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, अब देखें डिवीज़न पहले आ रही है और दूसरी क्या कहते हैं, सॉरी डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन थी उसमें। तो डिवीज़न यूज़ हो रही है उसमें और सब्ट्रैक्शन यूज़ हो रही है ये। तो वो मैंने आसानी के लिए यहाँ पे निशान लगा लिया कि ये दो डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन जो है वो दो ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अब आपको ये गाइड करेगा ये रूल, डमास रूल।
तो डी डिवीज़न की है तो डिवीज़न पहले और सब्ट्रैक्शन एंड में हो रही है, तो इसका मतलब सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इसमें मौजूद नहीं है, वो स्किप हो जाएगी। तो पहले हम डिवीज़न का प्रोसेस करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन का करेंगे। तो फिर इसका जो ट्रू करेक्ट वे है वो क्या होगा, पहले डिवीज़न, पहले आपने ये वाला पोर्शन जो है वो हल करना है। तो 20 माइनस, अब 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8 आएगा। तो पहले डिवीज़न वाला आपने पोर्शन इसको सॉल्व कर लेना, 16 को 2 पे डिवाइड किया तो 8। अब एक ऑपरेशन रह गया माइनस, तो 20 माइनस 8 जो है वो 12 आ जाएगा। तो ये इसका है करेक्ट वे कि हमने इस रूल को यूज़ करते हुए जो है इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब तीसरी एग्जांपल अगर आप देखें, 2 + 2 × 2। अब इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अब ज़रा डमास रूल के मुताबिक इसकी तरतीब देख लेंगे। पहले कौन सा होगा, तो मल्टीप्लिकेशन इसमें यूज़ हो रही है और एडिशन यूज़ हो रही है। ये दो इसमें जो है वो ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो जो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं वो मैंने यहाँ पे टिक कर लिए। अब देखेंगे इसमें से पहले कौन सा आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन और बाद में एडिशन। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पहले होगी और एडिशन का प्रोसेस जो है वो बाद में होगा। तो अब इसका जो ट्रू आंसर है वो 2, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले होती है एडिशन से, 4 आ जाएगा और 4 + 2 जो है वो 6 आ जाएगा। अब देखें डमास रूल के मुताबिक इस क्वेश्चन को भी हमने इजीली फाइंड कर लिया और इसमें हमें ज़रा बराबर भी डाउट नहीं है कि ये इसका करेक्ट आंसर है या नहीं। अगर आपने कैलकुलेशन सही की हैं और ऑर्डर हमने इसको फॉलो किया तो यकीनन ये जो है वो एक करेक्ट वे होगा। अब एग्जांपल 4, 12 डिवाइडेड बाई 3 × 2। अच्छा, इसको ये मल्टीप्लिकेशन है, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 3 × 2। दोनों का सेम जो है वो मीनिंग है। तो अब इसमें देखना है कि कौन से साइन जो है वो यूज़ किए गए हैं। तो एक तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और दूसरी डिवीज़न, दो बातें आई हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो इस पे आप देखें कि सीक्वेंस के लिहाज से कौन सा बनता है, मल्टीप्लिकेशन उसमें यूज़ हो रही है और डिवीज़न उसमें यूज़ हो रही है। ये दो चीज़ें वहाँ पे यूज़ हो रही हैं। तो इस सीक्वेंस में डी पहले आ रहा है, इसका मतलब डिवीज़न का प्रोसेस पहले होगा और मल्टीप्लिकेशन का जो है वो बाद में होगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब पहले आप क्या करेंगे, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ये 4 आ जाएगा और ये ब्रैकेट में इसको 2 लिख लें या इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन भी यूज़ कर सकते हैं जैसे इधर किया हुआ है। तो पहले डिवीज़न का प्रोसेस होगा इसमें और फिर जो है वो मल्टीप्लिकेशन का होगा इस रूल को फॉलो करते हुए। तो 12 को 3 पे डिवाइड किया तो 4 आ जाएगा और 2 मैंने वैसे लिख दिया। अब 4 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो ये इसका करेक्ट वे है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो 8 होगा। अब जिन स्टूडेंट्स को इस रूल की समझ नहीं है तो वो क्या गलतियां कर सकते हैं, वो पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो सकता है। इसी तरह बाकी जो पीछे उसमें भी वो एक रॉन्ग सीक्वेंस जो है उसकी तरफ जा सकते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने 4 आपको सिंप्लीफाई कर दी है। अब हम चलते हैं एग्जांपल 5 की तरफ। अब एग्जांपल 5 जो है, अब इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, सब्ट्रैक्शन, चारों ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि इसमें ज़्यादा जो है वो साइन या ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो रहे हैं, लेकिन ये डमास रूल है हमारे पास, इंशाल्लाह ये हमारी हेल्प करेगा इसको सॉल्व करने के लिहाज से। अब चूँकि सारे साइन ही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, सब ही यूज़ हो रहे हैं। तो इसकी जो ऑर्डर है, इसमें डिवीज़न पहले है तो वहाँ पे डिवीज़न का जो प्रोसेस है वो हम पहले करेंगे, यानी यहाँ से देखते जाएँ और इसको अप्लाई करते जाएँ। अब 80, अब इसमें जो डिवीज़न वाला पोर्शन है वो कौन सा है, ये 2 नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। अब आपने इन नंबर्स को पहले सिंप्लीफाई करना है, पहले इनको डिवाइड करना है। माइनस, अब 20 को 2 पे डिवाइड किया तो 10 आ जाएगा और बाकी आपने एज इट इज़ उसी तरह लिख देना है। तो पहला स्टेप क्या था कि जो इसका सीक्वेंस है इसको सॉल्व करने का, तो डिवीज़न वाला जो ऑपरेशन है वो पहले है तो इसलिए हमने इसको पहले सॉल्व कर दिया। अब डिवीज़न के बाद है मल्टीप्लिकेशन।
अब देखें कौन से नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये 2 नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 × 5। अब इसका आंसर क्या आएगा, 80 माइनस 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50 प्लस 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50 प्लस 10। अब हमने जो मल्टीप्लिकेशन है उसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो है एडिशन। अब एडिशन के लिहाज से ये नंबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन इकट्ठी भी की जा सकती है। अब इसको माइनस भी कर लें और बाद में ये प्लस कर लें, फिर भी ठीक हो जाएगा। अगर आपने एडिशन को फॉलो करना है तो फिर हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तरतीब को। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी नंबर्स को अगर आप रीअरेंज कर लें कि 80 प्लस 10 माइनस 15, अगर रीअरेंज करते वक्त साइन जो है वो एज इट इज़ उसी तरह लिखे जाते हैं। अब आपने क्या करना है, इस रूल के मुताबिक पहले एडिशन को फॉलो करना है हमने, तो ये जो है वो ऐड करेंगे इसको, तो 80 प्लस 10 जो है वो 90 आ जाएगा माइनस 50। तो लास्ट पे जो है वो सब्ट्रैक्शन का ऑप्शन हमारे पास है, तो वैसे भी सब्ट्रैक्शन जो है वो लास्ट पे होगी। तो 90 माइनस 50 जो है वो 40 हमारा आंसर होगा। अब देखें स्टूडेंट्स, कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन था, ख़ास तौर उन स्टूडेंट के लिए जिनको ऑपरेशन की जो लॉजिकल आर्डर है या उसकी तरतीब उसकी समझ नहीं है, तो वो स्टूडेंट इसको मुख्तलिफ अंदाज में सॉल्व करके डिफरेंट टाइप के जो आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस रूल का पता है कि ऑपरेशन में किस चीज़ को पहले और किस को बाद में किया जाता है, उसकी सीक्वेंस का पता है, तो फिर देखें हमने कितना इजीली जो है इसको फाइंड कर लिया और ये हम एक करेक्ट वे या करेक्ट आंसर जो है वो उस तरफ पहुंच गए। तो अब देखा हमने डमास रूल को डिस्कस किया, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल ने हमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम जो 5 एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिए है उसको सॉल्व करने में हमारी कितनी हेल्प की है। तो इसी तरह अगर आप इस रूल को समझ जाते हैं और इसको याद रखते हैं तो यकीनन जब भी मैथ में आप इस तरह के क्वेश्चन से प्रॉब्लम से वास्ता पड़ेगा जहाँ पे मुख्तलिफ ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, तो यकीनन आपको बड़ी आसानी होगी कि पहले कौन सा ऑपरेशन करना है और बाद में सेकंड पे कौन सा करना है, थर्ड नंबर पे कौन सा करना है और फोर्थ नंबर पे जो है वो कौन सा करना है। तो यकीनन ये चीज़ आपके लिए हेल्प होगी, हेल्प करेगी। और आप मैथ में बहुत सारी जो मुश्किलात हैं, जो आप क्वेश्चन अक्सर गलत कर लेते हैं, तो आज के बाद इंशाल्लाह ये ऑप्शन आपका कम हो जाएगा और जितनी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और ये आस्ता आस्ता बिल्कुल आप एक करेक्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद देता रहेगा। जी स्टूडेंट, अब लास्ट पे जो है वो एक असाइनमेंट के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है इस रूल के मुताबिक और इसका आंसर निकालना है और मुझे वीडियो देखने के बाद कमेंट्स में जो है वो इसका रिप्लाई करना है कि आपने इसका क्या आंसर निकाला है। फिर देखते हैं कि आपको जो डमास रूल है उसकी कितनी समझ आई है। तो इसके लिए ट्राई करें और मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन जो है उसको भी फॉलो करें, मज़ीद इसकी प्रैक्टिस भी जारी रखें। तो इंशाल्लाह ये बहुत बेसिक एक कंसेप्ट है जो मैथ में जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर लेवल पे, तो यकीनन आपके लिए ये आसानी पैदा करेगा। ये अच्छा, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो इससे भी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड रूल मैं बताऊंगा आपको। ये मैंने ऐसा सिंपल सा रूल बताया जिसमें सिर्फ ऑपरेशन जो है वो यूज़ हो रहे हैं, इसमें ब्रैकेट्स, पावर, स्क्वायर रूट या इस तरह की चीज़ें जो है वो यूज़ नहीं हो रही। तो नेक्स्ट जो हमारा रूल है वो बोर्ड मास जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड, यानी जहाँ पे ब्रैकेट्स और पावर्स और एक्सपोनेंट्स और काफ़ी सारे ऑपरेशंस और भी यूज़ हो रहे हों, तो उनको हमने किस सीक्वेंस में जो है वो सॉल्व करना है। तो यकीनन जब आप वो भी सीख लेंगे तो फिर आपके लिए मैथ में जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक आपका जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और इंशाल्लाह आपका एक इंटरेस्ट लेवल जो है वो इंक्रीज़ होगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक भी करें, अपने अच्छे रिमार्क्स या कमेंट्स जो है उसमें भी आप जो है करें, और इसके अलावा मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को ये शेयर भी करते जाएं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। शुक्रिया।